आती थी। मायावती की गवर्नमेंट शायद बनी ही थी या उस समय थी, तो उस समय उन्होंने जो है छात्र राजनीति पे जो है रोक लगा दिया। छात्र राजनीति पे ही क्यों आना चाहते थे शुरुआत में? वर्तमान समय में जो आज के युवा है उनका सपना होता है थार और फॉर्च्यूनर से चलना। आप वर्तमान समय में फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, क्या आपने जो फॉर्च्यूनर खरीदा तब लोगों में जो है एक तरीके से मतलब आपके जलने वाले या कोई कई लोग ये संदेश बीच से निकल करके आया कि ये जो फॉर्च्यूनर ली गई है ये ग्राम सभा में घोटाला करके ली गई है। नमस्कार, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई बार के प्रधान अनिल यादव जी जो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, आज हम उनका अपने बोलती बंद चैनल पर स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें। सर्वप्रथम मैं कैसरगंज की पावन धरती पर अपने घर पर आपका जो है आपके बोलती बंद चैनल का स्वागत करता हूं। आप उसके क्रिएटर हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे यहाँ आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। प्रधान जी, हम तो पहले जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक एंट्री कैसी है? राजनीतिक एंट्री की अगर बात करें तो 2005-6 का वो समय था। 2005 में, आज के करीब 20 साल पहले, जब हम हाई स्कूल 2004 में पास करके इंटर में आए। इंटर के बाद में फिर जो है यहाँ से लखनऊ गए पढ़ने के लिए। तो हमारी माता जी और पिताजी तो नहीं कुछ कहते थे, लेकिन माता जी ये जरूर कहती थी कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा। और हम यहाँ से गए, वहां लखनऊ सीआरपीजी कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। बीएससी हम वहां से एडमिशन करके पहले फर्स्ट ईयर में गए। तो अब हमारे तो माइंड में यही था कि हमको चुनाव लड़ना है, तो हम वहां भी गए तो हमको यही लगा कि अब हमको चुनाव यहाँ लड़ना है। हमको जो है हम बीएससी तो जरूर करने आए हैं, लेकिन हमको चुनाव लड़ना है अध्यक्ष पद का। तो उस समय जो है 2007 का समय था, 7 का समय था, 2007 का समय, जब वहां बीएससी करने फर्स्ट ईयर गए। उस समय जो है वहां हमारे फादर इल्ला, ससुर जी हमारे श्री राम नरेश यादव जी एलएलबी डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है यहीं बीएससी करिए। हमारी इच्छा ये थी कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 6 कॉलेज में हैं, आप यहीं से करते। तो उन्होंने उनके कहने पे, उनके बताने पे, मार्गदर्शन देने पे हमने जो है, क्योंकि नए नए थे उस समय, इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो हमने कहा नहीं ठीक है, हम यहीं से बीएससी करेंगे। फिर बीएससी वहीं से करने लगे, वहीं जो है रहने भी लगे। इसके बाद में चुनावी दौर आया, जब हुआ कि चुनाव लड़ना है हमको, तो तैयारियां हमने प्रदेश के लड़कों से, प्रदेश में जितने जिले हैं लगभग वहां सभी जिलों के लड़के थे, फिर उनके संपर्क में आया, पूरी लिस्ट निकाला गया, सबसे संपर्क किया गया, तैयारी करना शुरू किया गया। लेकिन उस समय गवर्नमेंट थी मायावती जी की। मायावती जी की गवर्नमेंट शायद बनी ही थी या उस समय थी। तो उस समय उन्होंने जो है छात्र राजनीति पे जो है रोक लगा दिया। छात्र संघ चुनाव को बहाल उन्होंने नहीं किया, रोक दिया। लेकिन हम लोग तैयारी करते रहे, तो हमने सोचा कि नहीं, फर्स्ट ईयर में लड़ पाए हैं, हो सकता है सेकेंड ईयर तक कोर्ट का आर्डर आ जाए या गवर्नमेंट ही चाहे बहुत अच्छा छूट दे दे। तो हम सेकेंड ईयर में भी मेहनत करते रहे, थर्ड ईयर में भी करते रहे, लेकिन छात्र संघ की बहाली नहीं हुई। जब छात्र संघ की बहाली नहीं हुई तो हम लोग, जो हमारी टीम थी, वो बहुत ही निराश हो गई। बहाली नहीं हुई और इतनी मेहनत हम लोगों ने किया। इस प्रदेश में कोई भी जिला जनपद ऐसा नहीं था जहाँ के लोग संपर्क में न रहे हों, और अच्छी टीम, एक मजबूत टीम बन करके हम लोग भी तैयार हुए। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ तो सब लोग, जैसे जब बीएससी पास हो गए तो कुछ लोग बीएससी करके कोई अपना काम करना, अपने रोजी रोटी में लग गए। लेकिन हमारे वो कीड़ा काटना ही रहा, हमको चुनाव लड़ना है। तो हमने सोचा कि जब चुनाव लड़ना ही है और छात्र संघ से ही शुरुआत करनी है, तो क्यों ना यहीं पे जो है एलएलबी किया गया। तो एलएलबी फिर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से
हम करने लगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिर एडमिशन हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB करने लगे। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB में एडमिशन भी हमने लिया, और एडमिशन लेने के बाद हमने LLB भी किया, पूरा कार्यकाल भी बीत गया। इसके बाद भी छात्र संघ की बहाली नहीं हो पाई। अब आप सोचिए 2006-7 से लेकर के और हम यहाँ आ गए, करीब 3 साल वो और 3 साल ये, 6 साल, करीब 2012-13 तक आ गए। लेकिन बहाली चुनाव की नहीं हो पाई, मौका नहीं मिला हमको। तो हमने सोचा कि अब तो हमको लगता है कि चुनाव डाक संघ वहां नहीं होगा। तो हम लोग वहां से फिर जो है चले आए। फिर चले आए, ये पिताजी ने भी कहा, पढ़ाई कंप्लीट हो गया। हाँ, पिताजी ने भी कहा कि LLB अब कंप्लीट है, क्योंकि हमारे पिताजी श्री दयाराम यादव एडवोकेट जी सीनियर लाया है अपने यहाँ के कैसरगंज से। तो उनकी भी ये इच्छा रही कि चलिए ठीक है, आपने भी LLB कंप्लीट कर लिया है तो आकर के हमारे साथ बैठिए, प्रैक्टिस करिए, यहाँ की अपना जो है काम धाम देखिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि छात्र राजनीति पे ही क्यों आना चाहते थे शुरुआत में? उसका कारण यह है कि छात्र राजनीति में से तमाम ऐसे बच्चे निकले हैं समाज में। आज देखिए, जो आगे बढ़े तो छात्र राजनीति से जो प्रेरणा स्रोत है, उनको हम आप कहिए तो एक समाज के लिए दिशा और दशा को बदलने का काम वो लोग करते हैं। जैसे हम जब शुरुआत में गए वहां, तो बड़े भैया जो अयोध्या से पवन पांडे जी हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, ये भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे उस समय। तब जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एडमिशन लिया है, उस समय गए थे तो हम ये अपनी हैंडबिल वहीं वितरण कर रहे थे। तो हमने देखा, हैंडबिल भी लिया, हालचाल हुआ, बातचीत हुई। तो उस दौर भी हमने देखा है जब लोगों ने शुरुआती राजनीति वहां से दिया और फिर सफर कहाँ तक गया। अच्छा, दूसरी चीज छात्र राजनीति में यह है कि छात्र हित की बात वो करेगा, युवाओं के अच्छे दिशा को ले जाने के लिए, मतलब अच्छे जगह ले जाने के लिए वो रास्ता जरूर चुनेगा कि कैसे उसको जो है विकास के रास्ते पर जोड़ा जाए। तो ऐसे में जो है हमने वहां से, जैसे राम सिंह राणा जी से हमारे संबंध थे, पवन पांडे जी वहां मिले, देखा हमने। धीरे धीरे जब छात्र संघ की बहाली नहीं हुई, जब यहाँ आए, तो फिर उसी समय 2013 के बाद में फिर 15 में चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव होना था। तो हमने कहा कि अब हमको लगता है कि ईश्वर हमको यहीं पे लाना चाहता है, क्योंकि 6 साल संघर्ष के बहुत ज्यादा होते हैं। 5-6 साल अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं रहा और वहां से पढ़ाई किया, वहां मैं देखता रहा कि अब होगी बहाली, अब होगी, लेकिन नहीं हो पाई। तो हमने सोचा कि अब क्यों ना यहीं शुरुआत किया जाए। तो ग्राम पंचायत का चुनाव आने ही वाला था। जब हम आए तो लोगों की जो उम्मीदें थी, जो हमसे तमाम लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई, उनको पूरा करना था जो है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ का चुनाव लड़ा गया। मेरा अगला सवाल है कि पिताजी वकील थे, तो हर पिता सोचता है कि हमारा बेटा लायक बने, हमारे साथ जो हमने किया इससे हमारा जो लड़का अच्छा करे। तो पिताजी जब वकील थे तो आप राजनीति पे एंट्री मार दिए, आप चाहते तो उस समय आपको पिताजी इतना सक्षम थे, आपको माताजी कह भी रही थी कि आप डॉक्टर बनिए, तो आप कैसे इस दिशा को फिर बदल करके इस दिशा में आ गए? राजनीति में भैया आने का जो आप कह रहे हैं कि आपकी सोच कैसे आई कि आप राजनीति में आ गए, वहां नहीं गए। एक तरफ आपके सामने भाई अच्छे अधिकारी जो है, अगर आप बनना चाहते तो उस समय बन सकते थे। एक समय था, उस समय में अगर आप चाहते तो मेहनत करते तो उस लाइन पे भी जा सकते थे। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे आया कि अब हमको चुनना है राजनीति या नौकरी या इधर मतलब अधिकारी या जो भी कह लीजिए उसको, तो उस समय फिर हमने सोचा कि अब जो है इसी स्थिति में गांव की दशा को देखते हुए, जो गांव के हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग और युवाओं की जो मतलब जो स्थिति उस समय की थी, जो लोग
गांव क्षेत्र जवार की जो सड़कें जो जो भी व्यवस्थाएं जो भी उस समय की थी, वो देख करके हमको ऐसा लगा कि क्यों ना जो है राजनीति में आ करके इसको और बेहतर बनाने का काम किया जाए। जब कोई सुनने वाला इन लोगों के लिए नहीं है तो जरूर आप लोगों ने उम्मीदें जताई है हमसे, तो हम आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लें और राजनीति की शुरुआत किया जाए। जी, आपने भी ग्राम सभा की राजनीति की बात करी, आप प्रधान हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी आपकी उपलब्धि है जो आपको लग रहा है कि ये सबसे फिट बैठ रही है जनता के लिए, जैसे कि नाली हो या सड़कें हो या स्कूल हो, इस तरह की मतलब सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या लगती है आपको? देखिए, उपलब्धि की बात अगर जाए तो ग्राम पंचायत में ऐसी बहुत से काम कार्यकाल में जो है, जैसे हमारे यहाँ दिए गए पिताजी हमारे प्रधान रहे हैं 2015 से 20 तक, आदरणीय बाबू जी वकील साहब, तो उनके भी कार्यकाल में अच्छा काम कराने का हम लोग जो प्रयास रहा है वो किया गया। अब उसमें करने की जो आप कह रहे हैं कि क्या उपलब्धियां है, उपलब्धि में यह है कि जो भी आप रास्ते उससे पहले आप देखते रहे हो या समाज देखता था, उन रास्तों पर चलना दुभर था। ऐसी स्थितियां थी कि जो है ना कोई रास्ते में जो है मोटरसाइकिल ले जा सकता था, न ऐसी सी पगडंडियां थी जहाँ गाड़ियां नहीं जा सकती थी, जहाँ फोर व्हीलर नहीं जा सकती थी, जहाँ आने जाने की दिक्कत थी, पैदल चलने में लोगों को पानी झेलना पड़ता था, पानी से उतर के लोग जाते थे अपने घरों तक। तो ऐसी स्थिति बनी रही पहले। तो कई ऐसी सड़कें हैं जो जिन पे जल भराव की स्थिति रही है, उनको सही कराया गया है, उनको बनवाने का काम किया गया है। और कई ऐसे भी बाकी भी हैं जिनको बनाया जाएगा। 2-4 सड़कें तो ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है, उनको भी बनाने जो है विचार किया जा रहा है, उसको भी बनाया जाएगा। वर्तमान समय में आपको क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्या लगती है जो इसमें आपको जो है लग रहा है कि इसका निराकरण होना बहुत जरूरी है? वर्तमान में क्षेत्र की जो समस्या है वो ये है कि पहले तो आप चाहे जरवन ले लीजिए, चाहे कैसरगंज ले लीजिए, पथरपुर इधर का थोड़ा एरिया जो भी आप ले लीजिए, जैसे हम लोगों की जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इधर ज्यादा है। भाई आप गोढ़ैया नंबर 1, 2, 3, 4 उधर बघैया रेवली बांध की साइड आप मजारा चौकली की साइड चले जाइए, वो साइड आप देख लीजिए, काफी जो है जलभराव समस्या हर जगह रहती है, बाढ़ आ जाती है, दिक्कत होती है। तो उससे बचाव के लिए जो है प्रयास कर रहा है कि कैसे उनको निजात दिलाई जाए। और दूसरी चीज बढ़िया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो चकबंदी की है, जो आज काफी समय से लंबी तक चली आ रही, लेकिन वो किसी भी जो है अभी अपने निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंची है। वो चकबंदी से बहुत लोगों को दिक्कतें हैं। सर्वे में चल रहा है। आपसे ये बता दें कि लोग खेतौनियां लेने गए, जब तक ऑनलाइन फीडिंग नहीं होगी, एक खेतौनी लेने जाने के लिए सोचिए यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर महंगाई जाना पड़ता है, इतनी दूर जाते हैं फिर आते हैं। और अन्य ग्राम पंचायतें हैं जो तहसील से ही आप एक बटन दबाया और खट से खेतौनी आती है। और उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की भी जो है देखा जाए तो नहीं हो पाई है, उसमें भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई ही बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। और छोटे कॉलेज तो है, छोटे स्कूल तो है, लेकिन इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज अगर देखा जाए तो अभी की कमी है कहीं ना कहीं। आपने भी हाल में शिक्षा की बात की है, और हाल में अभी आपने जो कोचिंग सेंटर भी खोला था, क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना, ढेर सारा कि समाज को एक नई दिशा देना या लोगों को आगे बढ़ाना, क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हमारे यहाँ एक छोटी सी बात आपको उदाहरण तौर पर बताते हैं। ग्राम पंचायत हमारी जो है आगापुर, वहां पे आप देखिए तो अभी एक भी परमानेंट जो है सरकारी नौकरी में लोग नहीं है। आप सोचिए कि 10,000 20,000 की आबादी जहाँ हो, अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो हम कितना पिछड़े हैं, आप बता दीजिए।
तो ये विचार हमारे दिल और दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं लोग जो है पैसा खर्चा करते हैं बच्चों पे पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ से उनको 100 किलोमीटर लखनऊ जाना पड़ता है, या तो कानपुर जाना पड़ता है, या प्रयागराज जाना पड़ता है, या तो दिल्ली जाते हैं लोग तैयारी करने। तो ऐसी स्थिति में तैयारी करने के लिए जो वहां जा रहे हैं लोग, उनको वहां ना जा करके अगर यहाँ को ऐसी व्यवस्था दे दी जाए, भले ही छोटे पैमाने पे हो, तो उनको जब शुरू से हम लोग अच्छी व्यवस्था देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में जो है वो कुछ कर दें। अगर कहीं ना कहीं हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए, और जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा भी कहीं से नाम उनके पीछे जुड़ा रहेगा। आपका भी नाम चलता। बिल्कुल, अगर वो कहीं आगा पुकार जाएंगे नाम लेकर के कि हाँ हम यहाँ के हैं, फलाधिकारी हैं, तो वो भी साथ में हमारा भी नाम प्रधान जी के ये जो है रहेगा कि हाँ भाई वहां से हम जो है, तो ये हमको बहुत खुशी मिलेगी इसकी। वर्तमान समय में जो आज के युवा है उनका सपना होता है थार और फॉर्च्यूनर से चलना। आप वर्तमान समय में फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, क्या उद्देश्य भविष्य से? देखिए, फॉर्च्यूनर से चलना कोई ये तो चीजें आम बात है। आप देखिए समाज में कितनी गाड़ियां, एक से 40 लोग लिए हुए, युवाओं का सपना होता है थार और फॉर्च्यूनर। हमारे समझ से युवाओं को सिर्फ फॉर्च्यूनर और थार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनको और आगे जाना चाहिए। भाई हेलीकॉप्टर भी तो युवा ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? हाँ, जो सोच सकता है वो कर सकता है। हाँ, जो सोच सकता है बिल्कुल कर सकता है। भाई आदमी अगर सोचे तो वो कर क्यों नहीं सकता है? वो अपना अगर काम अपने मेहनत से और लगन से अगर कर रहा है, तो हमारी समझ से सिर्फ थार फॉर्च्यूनर से ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। और थार फॉर्च्यूनर लेना कोई वो हमारे समझ से युवा अगर इतने यहीं तक अगर सोच रहा है तो समझिए कि हम पीछे हो रहे हैं। उसकी सोच बहुत ब्रांड होनी चाहिए, बहुत बड़े पैमाने की होनी चाहिए। ये आपका संदेश बढ़िया है कि जो जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आप देखिए, एक से एक आपने जीवनी, एक से एक महान उदाहरण आप पढ़े होंगे, जो लोग जमीन स्तर से उड़ करके और टॉप पे पहुंच गए, और टॉप वाले जमीन पे भी आ गए। ये भी देता हो, संघर्ष करके लोग पड़ जाते हैं। तब से राज से नरक। तो जैसे जब तब से राज हुआ और राज जब टॉप पे पहुंचे आप, तो अगर आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर वहां से गिरेंगे तो फिर कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, फिर हाथ पैर कुछ नहीं काबू रहेगा। समझिए कि नीचे आप बिल्कुल जमीन धरातल में आ जाएंगे। लेकिन आपने जब फॉर्च्यूनर खरीदा तब लोगों में जो है एक तरीके से मतलब आपके चलने वाले या कोई कई लोग ये संदेश बीच से निकल करके आया कि ये जो फॉर्च्यूनर ली गई है ये ग्राम सभा में घोटाला करके ली गई है। उनको आप जवाब देना चाहेंगे, वो कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कोई भी चीज अगर कोई ले रहा है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो घोटाले करके ले रहा है। देखिए, हमारे पिताजी सीनियर लायर हैं, बैकग्राउंड अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो हमारे पिताजी तो है ही है, हमारे जो है ब्रदर, जो छोटे भाई हैं, वो भी अधिवक्ता है, वो भी एडवोकेट है। हमारी 2 बहनें हैं, वो टीचर है। और कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे तमाम भाई, हमारे साथी, 10-50 गाड़ियां हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास है गाड़ियां हैं। अच्छा, गाड़ियों की बात तो कोई माने नहीं रखती। हमारे तमाम प्रधान भाई ऐसे भी हैं जो कई सालों से, कई वर्षों से लगातार प्रधान है, जो इस समय के वर्तमान में प्रधान है। तो हमारी समझ से अगर सिर्फ प्रधानी से अगर फॉर्च्यूनर खरीदा जा सकता है, तो अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधान या अन्य ग्राम पंचायतों के और अन्य पदाधिकारी या ब्लॉक के या जो भी कह लें आप, और भी पदाधिकारी हैं जो वो क्यों नहीं खरीद सकते हैं? वो भी खरीद सकते हैं। तो हमारी समझ से ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि प्रधानी के घोटाले की बात, प्रधानी के घोटाले की बात जब अब वो पुराने जमाने चले गए, जब लोग अब आज की डेट में डिजिटल युग है, आप अभी नेट पे डालिए, सारे काम, सारी रिपोर्टिंग, सारा पैसा सब आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर बिना कोई काम कराए चाहे कि हाँ कोई पेमेंट कर लेगा, तो वो असंभव है, असंभव बात है। आज के युग में ये संभव ही नहीं है। दूसरी चीज जो है आरोप,
जो लोग कोई लगा सकता है। आरोप तो हम कहते हैं किसी के ऊपर कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल और जो पीछे आप आज के 10-20 साल पहले अगर जाएंगे तो उससे अगर कहीं तुलना करेंगे कि उस समय क्या था और आज क्या है, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर पाएंगे। और बेहतर हमारी समझ से अगर समाज को न कर पाता तो लगातार वोटों का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो दिल में लोगों के जगह है तभी तो बढ़ता जा रहा है। जब वोट, बैलेट पेपर और मोहर हमारे गांव की या घर परिवार के जो भी, मतलब गांव का मतलब परिवार ही हुआ हमारा, जब वो पाते हैं बहुत सोच समझ के तब वोट करते थे। वोट उनका मताधिकार है और वोट को बहुत सोच समझ के वो करते हैं। तो अनिल यादव पे अगर विश्वास कर रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं हमको उसमें खड़े उतरना है, उनके दुख सुख में हर समय खड़े रहना है। 24 घंटा मैं एक्टिव रहता हूँ, आप देखिए 24 घंटे। जी। सबसे ज्यादा आपको युवा पसंद है, युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले राजनीति या पहले बिजनेस? देखिए, युवाओं की बात अगर करें तो हमारे समझ से जी। पहले युवा को चाहिए कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, और आर्थिक रूप से मजबूत वो तब होगा जब वो अच्छी पढ़ाई करेगा, मेहनत करके। और जब आप पढ़ाई कर रहे रहेंगे, जब आपके माइंड में सारी चीजें रहेंगी, आप जानकार रहेंगे, तो आप अगर खेती भी करेंगे तो वो भी बहुत बेहतर ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़े रहेंगे, किसी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी, तो आप कुछ भी काम करेंगे। आप चाहे पढ़ाई करें, चाहे आप कहीं नौकरी करें, चाहे आप कोई व्यापार करें, चाहे आप दिल्ली में रहे, चाहे बम्बई में रहे, चाहे कलकत्ता में रहे, चाहे कहीं रहे, कहने का मतलब जहां कहीं रहेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो मेरी समझ से ये है कि सबसे पहले तो युवा को चाहिए कि वो रोजगार पे अपने विशेष ध्यान दें। राजनीति तो सेकंड है ही है, राजनीति में भी जो लोग आ रहे हैं अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है, लेकिन जब तक आप जो है रोजगार नहीं करेंगे, अगर किसी की आपको मदद करनी है, मान लिया राजनीति का अर्थ हम ये मानते हैं कि सेवा भाव। अगर सेवा भाव में अगर आप ये सोचिए कि किसी कोई व्यक्ति है, अगर कहीं आप जा रहे हैं या कहीं समाज में क्षेत्र में कहीं निकले हैं, कोई ऐसी व्यक्ति ऐसा परिवार मिल गया जिसको बहुत बड़ी तकलीफ है, और अगर आप उससे उसको मदद लेनी है, तो आप अगर शिक्षित नहीं होंगे, आपके पास रोजगार, आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे, तो आप क्या मदद उनकी कर पाएंगे? तो हमारी समझ से ये है कि जब युवा, जो भी युवा लोग हैं, वो सबसे पहले अपने व्यापार को मजबूत करें, अपने आप को व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत करें, इसके बाद में वो समाज में आए और समाज सेवा कर सकें। यदि युवाओं की संख्या राजनीति में भारी हो जाती है, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हो सकता है समाज में? देखिए, युवाओं की राजनीति में अगर सक्रियता होगी तो जो है जितने लोग मनमानी तरीके से जो बैठे हुए हैं, जो एक छत्र राज कर रहे हैं, उनकी कुर्सी डगमगाएगी, और मठाधीशों की। दूसरी चीज, बहुत से लोग इससे जलन भी रखते हैं, जलन इसलिए रखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो है दुकान बंद हो जाए, कुर्सी हिलने लगे, हाँ। तो दुकान बंद होने का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई मिडिल क्लास का बच्चा उनके सामने फाइट करके जीत गया हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि हाँ, वो यही चाहते हैं कि बस उनके ही परिवार के लोग आगे बढ़ते चले जाए तो खुश। अगर कोई मिडिल क्लास का परिवार का जो है बच्चा, अगर कोई जो है आ गया साफ सुथरा कपड़ा पहन के, तो उनको लगता है कि उनको जलन लगी होने लगती कि ये गरीब आदमी का कैसे लड़का आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी समझ से सबको समाज में बढ़ने का, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हर व्यक्ति के चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब आप फॉर्च्यूनर लेके निकलते होंगे तो बहुतों सीना धक धक होता होगा। ऐसा कुछ नहीं आप तो बार बार वही फॉर्च्यूनर लेकर जाते नहीं, वो क्या है, लोगों का ड्रीम होता है, युवाओं का ड्रीम होता है फॉर्च्यूनर थार लेकर के घूमना। मैं इससे बात करूँ, बहुत सारे युवा हैं जो हमारे इस वीडियो को लोग देखेंगे, तो उनका भी सपना है कि हम भी भविष्य में पैसे कमाएंगे, थार खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर से चलेंगे। तो आप जो चल रहे थे, तो आपकी जो चलने वाले होंगे तो उनको बड़ी तकलीफ होती होगी।
मानते हैं आपकी बात, लेकिन वो बहुत ही चंद लोग हैं, जी हाँ चल लो उनकी चुटकी भर जैसे कहा जाए, जी। क्योंकि हमारे साथ तो पूरा समाज जुड़ा हुआ जी। है। और आज की डेट में आप देख लीजिए तो आपको लगता है कि आप भी समाज पे चल ही रहे हैं, चाहे आप सोशल साइड से जुड़े हो या वैसे भी आप तो एक अधिवक्ता भी हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं। उसमें जो है हमारी समझ से 80 से 90% लोग हमारे चाहने वाले आपको मिलेंगे। कई बार आपकी ग्राम सभा में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच भी कराया जी जाए, हाँ। क्या उनकी मंशा रहती है कि आपको कहीं ना कहीं फंसा दिया जाए? क्या उनकी मतलब इस तरीके से? देखिए, फर्जी तरीके से अधिवक्ता को कोई फंसा नहीं सकता है। अधिवक्ता जो है वो पेपर वर्क और काम और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही करता है। ये नहीं है कि हम उसे कह देने से कुछ हो जाएगा। सारे पेपर, सारे काम के जो है रिपोर्ट, उसकी सारी डिटेल है। वो जब विधिवत रखता है और विधिवत जो है काम कराता है नंबर 1 का, तब वो सीना तान के घूमता है। कहीं ना कहीं आप उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। देखने एक कदम आगे की बात कहा जाए तो कहने मतलब ये कि जो भी अधिकारी गए सच्चाई से आप काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम साथ में चलते हैं। जब कोई आता है तो हम चलते हैं, जो भी काम देखना चाहे वो देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ काम नहीं होगा कोई पेमेंट निकल लेगा, ऐसा वो सब सिस्टम जो है कभी रहा होगा, हो सकता है। मेरी जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है, कभी रहा हूँ। क्या था पहले की बात हम नहीं बता सकते क्या है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट और प्रशासन बहुत ही सख्त, हर एक बिंदु पर बिना जो है काम किए और बेहतर काम किए आप कुछ नहीं कर सकते, और ना तो उसका जो है पेमेंट आप ले सकते हैं। आपका जो है जो चलने का, उठने बैठने का या समाज में अपनी सक्रियता बनाए रखने का एक जो ग्लैमर है आपका, फॉर्च्यूनर, सफारी, गनर, क्या क्या दावेदारी का कोई भविष्य में उम्मीद है कि विधानसभा लड़ेंगे? क्या मतलब क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, इसमें जो समाज में चलने का आपने जहां तक क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि समाज में आप इतना चलते हैं तो कैसे क्या करना प्लानिंग है। देखिए, हमारे परिवार से कोई ऐसा ये नई बात नहीं है आज की, हाँ हम आज ही चल रहे हैं। आप पिछले 10 हमको लगता है 2012-13 से सोशल नेटवर्क एक्टिव हुआ, 10-12 से, तो आप तब से देख लीजिए। जैसे उसकी तो एक हम लोग फाइल भी बनाते हैं, फाइल बना के रखते हैं, कहाँ गए, कहाँ आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो अलग विषय है। लेकिन आप हमारे सोशल साइट पर अगर जाएंगे तो आपको डे बाई डे की रिपोर्टिंग मिल जाएगी। मान लिया आप चुनाव आ गया है भाई, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में मान लिया आप चुनाव आया है, तो ऐसा नहीं कि हम इस समय सिर्फ एक्टिव हुए हैं। आप लगातार देखिए 10-15 साल से हम वैसे ही एक्टिव हैं, जैसे लगता है कि डेली चुनाव है हमारे लिए। हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं कि अब चुनाव आ गया तो अब हम आ गए क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात आपने जो कहा कि विधानसभा लड़ेंगी या जो भी चुनाव लड़ेंगी, वो तो हमारे युवा तय करेंगे। हमारे समाज के लोग जो है, जो हमसे बड़े बुजुर्ग और हमारे समकक्ष, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, वो सब तय करेंगे। जो कहेंगे वो लड़ा जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ कोई नई वो है कि हमको कोई रणनीति बना करके काम किया जाएगा। जो भी है वो हमारा तो यही है कि जो भी लोग हमसे कहेंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा। उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या करना है। फैसला उन्हीं का रहेगा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लोगों का मानना है कि आप जिला पंचायत पर भी अपना दाव खेल सकते हैं, क्या ये बात सही है? कि और अगर लड़ सकते हैं तो किस वार्ड से लड़ सकते? देखिए, जिला पंचायत का चुनाव और विधानसभा का चुनाव और ग्राम पंचायत, हो सकता है ये सब अभी जो बातें आ रही है सामने, हो सकता है ये सब चुनाव साथ में हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज में जो भी लोग हैं, हमारे चाहने वाले, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। वो जो चुनाव लड़ा देंगे, हमको वो चुनाव लड़ना है। नहीं, अगर आप जिला पंचायत लड़ना चाहेंगे तो किस वार्ड से लड़ना चाहेंगे? देखिए, उसमें तो ये साफ है कि भाई जिसकी ग्राम पंचायत होती है वो ज्यादातर आदमी वहीं से लड़ता है। बाकी
तमाम हमारे सभी लगभग वार्डों में लोग चाहने वाले हैं। अभी तो इतना फोन आ रहा है, कोई कह रहा हमारे वार्ड से लड़िए आप, कोई कह रहा हमारे वार्ड से लड़िए, कोई कह रहा हमारे वार्ड से लड़िए। लेकिन अब ये आपकी इच्छा किस वार्ड से? अब ये उसी समय तय किया जाएगा कि किस वार्ड से लड़ना है। अभी आरक्षण और परसीमन तो मान लिया हो गया, लेकिन अभी आरक्षण होना बाकी है। आरक्षण होने के बाद ही ये फाइनल कर पाएंगे कि किस वार्ड से लड़ना है। यानी एक तरीके से अभी पता खोलने का नहीं, ये पता खोलने का नहीं, मतलब ये अच्छा ये है कि जब क्लियर हो जाएगा तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। हाँ, उस हिसाब से आप तय कर लेंगे। अभी तो सभी क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ लड़िए। अभी हाल में आपने जो है हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है, तो हॉस्पिटल से क्या संदेश है कि समाज सेवा या पैसे कमाना, और अभी थोड़े दिन पहले आपने डंफा वगैरह भी खरीदा था, तो इसका क्या उद्देश्य है? सिर्फ जो है पैसे कमाने यानी आर्थिक रूप से मजबूत होना और साथ साथ लोगों को जो है जन सेवा से भी जुड़े रहना, या सिर्फ अपने लिए 2-4 फॉर्च्यूनर और खरीदना? देखिए, हॉस्पिटल जो हमने भैया खोला वो इसलिए से खोला है कि अभी उस पर काम चल ही रहा है। पेपर वर्क का कुछ काम रह गया तो वो चल रहा है, भी हो रहा है, सारी चीजें होंगी। लेकिन उसको हमने जो खोलने के बाद किया आपने वो इसलिए खोला है, ये प्रोसेस में है कि जो भी समाज में तमाम ऐसे हमारे भाई जो परिवार हैं जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं उनकी आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत है, और अगर हॉस्पिटल में जाते थे कहीं को जो है तो उनको पैसा बहुत देना पड़ता था। हमने तो कई लोग जो है देखा, लखनऊ, बहराइच, बहराबंकी, जरवल रोड और पता नहीं कहाँ कहाँ, जरवल रोड नहीं, जरवल और इधर आसपास की जो भी है कई जगह डॉक्टरों के यहाँ लेके गए मान लो, तो वहां जब बाहर ले जाते थे, यहाँ लोकल जो डॉक्टर है वो तो कुछ सम्मान करते थे कि हाँ चलिए भाई जो है कहा है तो आपने कुछ पैसा कम ले लेंगे। लेकिन जो बाहर के हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पैसा उनको बहुत देना पड़ता था। ये आप जान लीजिए कि एक तरीके से दिख जाते थे लोग। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इसके सहारे जो है हॉस्पिटल के सहारे भी एक सेवा भाव का जो है वो किया जाए, ताकि लोग गरीबों की जो है हो सके, उनका भी इलाज अच्छा हो सके। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हम तो भविष्य में जो है जांच की जो व्यवस्था देने जा रहे हैं उसमें आपको 50% डिस्काउंट रहेगा। आप मार्केट में पता करिएगा, जो भी जांच अगर आपकी कहीं 1000 की हो रही है, 500 की हो रही है, तो हमारे यहाँ 50% छूट पे ही होगी वो। वो मशीनें सब अच्छी मशीनें लगाई जाएंगी और बाहर की मशीनें रहेंगी, उसमें बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग। आप कहीं भी चले जाइएगा, जिले में, प्रदेश में, कहीं भी आप उसको लगा सकते हैं, कहीं भी आप दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा उसका वो रहेगा। और डॉक्टर्स की जो टीम रहेगी वो भी लखनऊ की बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो MD मेडिसिन किए हुए सर्जन अच्छे और बेहतरीन मतलब डॉक्टर जो है अपने यहाँ उपलब्ध रहेंगे, जिससे लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं होगी। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि इससे समाज सेवा ही करना है, उसका तो आपको आंसर मिल गया। या आपने कहा कि और 2-4 फॉर्च्यूनर ही खरीदना है, तो उसको तो बिल्कुल आप माइंड से निकाल दीजिए कि हमको हॉस्पिटल से या किसी भी सेंटर से या किसी भी हाँ या किसी भी प्रकार से हमको किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि हाँ पब्लिक आवे बस लूट के उसको खत्म कर दीजिए और अपना पेट भरिए बाकी कुछ न करिए। ये सब सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ समाज सेवा इसका भाव है। पब्लिक जब तक चाहती है तब तक हम सीट पे हैं। जिस दिन वो नहीं चाहेगी हमको तुरंत कान पकड़ के हटा देगी। जिसको चाहेगी उसको बना देगी। जनता में वो ताकत है कि एक पेड़ को अगर वो चाहे, कहने का मतलब ये उदाहरण आपको दे रहा, जिसको चाहे वो बना सकती है, बिल्कुल स्वतंत्र। तो जो विरोधी लोग हैं वो तो ये कहेंगे ही कि आप 10 फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, 3 ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ये सब तो निकल हैं। ये सब देखिए, जो आप समाज में देखिए जो भी आगे बढ़ेगा उसकी आलोचना तमाम लोग करने वाले मिलेंगे, लेकिन वो जिसको चाहते हैं उसकी आलोचना वो नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जलन के बारे वो ऐसा बोलेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग ऑटोमेटिक चलने वाले पैदा होंगे। आगे जब आप पढ़ेंगे तो जब हम आपको मानते होंगे तो हम आप पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे, नहीं मानते होंगे तो आप पे आरोप लगाएंगे। बात हमारी समझिए कि जो लोग आए
तो वो अगर वो करें तो रासलीला, और हम करें तो अब वही वाला हाल है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी लोग हैं वो ऐसे अनागल बातें न करें। उनका ईश्वर करे कि उनके माइंड, उनका दिमाग दुरुस्त रहे और वो अपना काम देखें, उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और हम तो ईश्वर से ये चाहते हैं कि जितने विरोधी है चुटकी भर, उनके माइंड में दिन रात 24 घंटा अनिल यादव का नाम गूंजता रहे, चलता रहे। हाँ। नींद तो तो प्रभु जी की कृपा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनके हमेशा माइंड में हम ही घूमा करें। अच्छा, हाँ, तो हम ही जो घूमा करेंगे तो हम ही को याद करते रहेंगे, हमारी ही जो है हमारे प्रचार में वो व्यस्त रहेंगे, हमारा ही काम वो गिनाते रहेंगे, बाकी वो अपना युवा आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। यदि आप भविष्य में विधानसभा या जिला पंचायत बन जाते हैं तो युवाओं के लिए कुछ आप ऐसा करेंगे जो उदाहरण बन सके? देखिए, युवाओं के लिए हम, अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया, ईश्वर ने उस लायक बनाया, तो सबसे पहला काम तो युवाओं के लिए ऐसा हमारी समझ से जो होना चाहिए, वो यहाँ से जो लोग बाहर के लिए कमाने जाते हैं, हर गांव, हर पुरोए, हर घर से लगभग लोग बाहर है। जैसे आप देख लीजिए, कोई दिल्ली गया है, कोई हरियाणा में है, कोई नोएडा में है, कोई विदेश जा रहा है, कोई अपने यहाँ है, कोई कहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो फैक्ट्रियां, वो संसाधन, वो व्यवस्थाएं अगर अपने आसपास के जिलों में या अपने जिले में या अपने क्षेत्र में कर दिया जाए या अपने यहाँ कर लिया जाए, तो हमारे समझ से कि वो सारी चीजें उनको यहाँ अगर मिलने लगी तो वहाँ इतनी दूर परिवार छोड़ करके जाना, दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं और इसके बाद में कैसे रहते होंगे, कैसे खाना पानी होता होगा, तो ईश्वर जाने, बड़ी तकलीफ की जीवन वहां व्यतीत करते हैं सब लोग, हमारे भाई। उससे बड़ा कष्ट होता है। हम ये चाहते हैं कि भविष्य में कभी अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कुछ बड़ा उद्योग है, बड़ा मतलब फैक्ट्री, कंपनी है, तो जो भी है कह लीजिए, उसको लगाने का काम किया जाएगा। और जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनके लिए तो व्यवस्था की ही जाएगी। आज का युवा सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय है, उसको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक लिमिट में ही रहा जाए तो हमारे समझ से ज्यादा बेहतर। लिमिट का मतलब है कि टाइम पीरियड, समय, उसमें उतना ही दिया जाए, खाली समय, जो खाली समय हो उतना उसपे दिया जाए। बाकी जो है, अगर कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं उसपे विशेष फोकस दीजिए, क्योंकि हम 1 घंटा देखें, 2 घंटा देखें, चाहे 10 घंटा देखें, मोबाइल कभी ये नहीं कहेगा कि आप बंद कर दीजिए इसको। और जो लोग उस पर देख रहे हैं वो सिर्फ रील खिसकाने काम कर रहे हैं, काम कोई हो ही नहीं रहा। आप समीक्षा करने की जरूरत है। दिन भर आप जो भी करते हैं, शाम को जब लेटिए बैठिए तो आप समीक्षा करिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, मतलब पूरे दिन में क्या खोया, क्या पाया, कल से आज हमने क्या किया बेहतर, या पूरा दिन हम बैठे रहे तो हमने क्या किया, हमने कुछ किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने किसी के लिए किया कि नहीं किया, कि सिर्फ मोबाइल खिसकाते रह गए पूरा दिन। तो ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रील और फोटो, यही है, जो भी कुछ मोबाइल सोशल मीडिया है वो उतनी देर ही देखना चाहिए जितनी देर खाली समय हो। बाकी इस काम में अपने विषय दो, बिना काम के कुछ नहीं होगा। काम अगर नहीं करना है तो समझिए कि कहने का असर, पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो, अपने काम में लगे जी, उसके बाद खाली समय मिले तो अपना सोशल मीडिया का प्रयोग करें, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि समाज बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। अब अगर आप उससे तेज नहीं चल सकते हैं तो आप तुरंत पीछे हो जाएंगे, और पीछे हुए नहीं कि फिर कितना पीछे हो जाएंगे उसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारी समझ से अगर आपको बने रहना है, सोशल मीडिया भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया की जो अच्छाइयां हैं वो ये है कि आप समाज में पहले कुछ भी करते थे, आप कोई काम करते थे तो समाज में आपको प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम पैसा खर्चा करना पड़ता था, तमाम लोग जाके बताते। अब आप एक क्लिक पे लाखों लोग
हम बहुत संदेश आपका। आपका संदेश पहुंच गया, आप एक क्लिक पे लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। आप एक लाइव चलाइए, देखिए 10,000 लोग जुड़ेंगे, 20,000 लाखों लोग जुड़ जाएंगे। तो जो अच्छी चीजें हैं वो उसमें शेयर आप करिए। यानी जो आप करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के बढ़िया बात है, लेकिन इसको सिर्फ रील तक सीमित ना रखें। हाँ, रील तक नहीं, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप डालिए, आगे बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए, बेहतर काम करिए, इससे समाज में सीख भी मिले। हाँ, सिर्फ समाज के लोग सीख जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें अब तो आप नेट पे डालेंगे, किसी की भी आप जीवनी पढ़ लीजिए, किसी के बारे में आप पढ़िए। हाँ, ये का जमाना है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी धंधा करना चाहते हैं, आप उसमें देख लीजिए, या आप कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप सोशल साइट से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।